पोएम निकाल लिया बेटा सभी लोगों ने? यस सर। हाँ अब यस जो सर। हाँ पोएम निकाल लिया है तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है अमांडा एक लड़की है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। एक्चुअली क्या है इस पोएम में, उसकी मदर जो है ना हमेशा उसको पॉइंट आउट करती है, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, तो वो इरिटेट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। हाँ क्या होता है ना, समाज में सोसाइटी में गर्ल्स के लिए थोड़ा सा एक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी या ही, कोई भी हो, ही हो या सी हो, इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्ट नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। एवरी चाइल्ड फील, हर बच्चा फील करता है, क्या फील करता है कि कोई उसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट मतलब कोई उसको निर्देश देता है, नॉट टू डू वन थिंग मतलब ऐसा मत करो। हर बच्चा ये महसूस करता है कि कोई लीडर जो है उससे कहते हैं बेटा अपने आप को म्यूट रखो सभी बच्चे, नहीं तो मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा तो आप लोग बोल नहीं पाओगे। हाँ वेरी गुड रोशन, बहुत बढ़िया, कैमरा ऑन करके बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठे तो ज्यादा अच्छी बात है, जिससे हमें दिखाई भी दे आप पढ़ रहे हो कि नहीं दे रहे हो। हाँ वेरी गुड, बुक निकाल लीजिए और पढ़िए, अच्छा लगता है कि आप लोग डेडिकेटेड हो पढ़ाई के प्रति। हाँ वेरी गुड, गुड फरहान, गुड। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज अ कटलरी। या इसका मतलब होता है, हमने यहाँ पे लिख रखा है कटलरी का मीनिंग, अभी आपको हम दिखाते हैं इसका मतलब, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पे होता है कटौती। क्या होता है? कटौती। मीनिंग लिख सकते हैं आप लोग। हाँ कटौती या डिडक्ट, ठीक है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू। यानी कि आपको ऐसी चीजें कह रहे हैं राइट करने के लिए जो आप चाहते हो करना, बट आपके जो पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, वो नहीं चाहते कि आप ऐसा करो। यहाँ पे लिखा हो ना, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स, एल्डर, एल्डर मतलब बड़े लोग आपके, नॉट अलाउ, अलाउ नहीं करते टू यू टू रीड द पोएम अलाउड। इस पोएम को हम पढ़ेंगे फ्रॉम पेयर्स, पेयर्स यानी ग्रुप में पढ़ेंगे, ईच रीडिंग, सभी लोग अपने आप में रीडिंग भी करना बेटा इसको, एंड अल्टरनेट स्टेंजा, इसके एक स्टेंजा के एक अल्टरनेट दिए हुए हैं, यू आर इन द इन फॉर अ सरप्राइज, आप इसको पढ़ के सरप्राइज जरूर होंगे। ठीक है तो इसको हम पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए आप लोग कि एक लड़की है अमांडा, उसकी जो मदर है उसको हर बात पे पॉइंट आउट करती हैं। क्या करती हैं? उसकी हर बात पे क्या करती हैं? पॉइंट आउट करती हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ गलत होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पॉइंट आउट करती हैं, तो आप लोगों को इसी चीज को ध्यान देना है। समझ रहे हो नहीं मेरा बात को? तो ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो आपको समझ में आएगा। करें डोंट बाइट योर नेल्स, यानी अपने नेल्स को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, हंच का मतलब होता है जो है शोल्डर को झुका के बैठना। इसकी मीनिंग मैंने लिख रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टू बेंड योर बैक एंड शोल्डर फॉरवर्ड इनटू द राउंड शेप, यानी पीठ और कंधों को गोल कर, यानी गोलाकार आगे को झुकाकर कुबड़ निकालकर चलना या बैठना। तो हंच का मतलब यहाँ पे होता है कि कुबड़ निकाल के या सिर लटका के बैठ जाओ तो कुबड़ आपका वैसे ही निकल आएगा। तो उसकी माँ कहती है डोंट बाइट योर नेल, अपने नेल को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को झुका के मत बैठो अमांडा। स्टॉप द स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब होता है कि सुस्ती से, आलस से मत बैठो। आलस से बैठना। हाँ यहाँ पे लिख रखा मैंने, देखिए आप लोग कि सुस्ती से मत बैठिए। देखिए इसकी मीनिंग मैंने जो येलो कलर में है उसकी मीनिंग मैंने मार्क रखी है, आप लोग देख सकते हैं। इसका लिखा हुआ है टू सिट, स्टैंड और वॉक इन अ लेजी वे, यानी कि आप जब भी कुछ कर रहे हैं, स्लाउचिंग मतलब लेजी वे, एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। डोंट स्टॉप, देख रहे हैं, स्टॉप द स्लाउचिंग यानी कि सुस्तीपन जो है खत्म करिए और सीधा स्ट्रेट बैठ जाइए। तो इस पैसेज में यही बताया गया है पहले पैसेज में
पूरे उसकी माँ कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल, अपने नेल को मत काटिए बेटा अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को झुका के मत बैठिए अमांडा, एंड स्टॉप द स्लाउसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, यानी कि दो आप आलस में मत बैठो, सीधे बैठो। ये इस पैसेज का स्टेंजा का पूरा मीनिंग रहा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिए गए हैं जो अगले नीचे, वो अलग क्यों दिए हुए हैं, उसका कारण ये है, कहती तो है ये उसकी माँ, लेकिन यहाँ पे जो अमांडा है वो अपने आप में सोचती है, कहती नहीं है, वो अपने आप में क्या सोचती है, देयर इज ए लैंग्वेज, अभी बताते हैं इसकी मीनिंग, एंड इमरल्ड सी वेयर आर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सोचती है कि जैसे समुद्र में जो समुद्र परी होती हैं, समुद्र परी जानते हो आप लोग, देखिए यहाँ पे जो है निस्तेज, लैंग्वेज का मतलब होता है निस्तेज या सुस्त, लिख लीजिए जिसको लिखना हो इसकी मीनिंग, निस्तेज या सुस्त लैंग्वेज का मतलब। और इमरल्ड सी का मतलब होता है, क्या होता है, करंटली सेलिंग अंडर अ फ्लैग, यानी ऐसे सी में, ऐसे संसार में आप रहते हो जहाँ पे आपको कोई ब्लेम ना कर सके, आपको कोई हस्तक्षेप ना कर सके। मतलब जो अमांडा है वो अपने आप को सोचती है कि हम ऐसे संसार में रहना चाहते हैं कि जहाँ पे हमें इस तरह की कोई वर्ड ना बोले, डोंट या ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये अमांडा सोचती है बेटा, वो सोचती है कि मैं एक ऐसे समुद्र में हूँ जहाँ पे एक मरमेड, मरमेड का मतलब यहाँ देखिए, मरमेड का मतलब होता है जलपरी, a woman who has the tail of a fish instead of leg and who lives in the sea। कहने का मतलब एक वुमेन जिसके पैर नहीं होते, क्या होते हैं, पूंछ होती है, आपने देखा होगा मरमेड, तो वो क्या होती है, समुद्र में बिल्कुल फ्री होती है, कोई उसको रोक टोक नहीं होता क्योंकि वो समुद्र की परी होती है। तो यहाँ जल अमांडा, परी कहते हैं। हाँ जल परी कहते हैं बेटा। तो यहाँ अमांडा भी इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग चाहती है कि हमारे तरफ से कोई क्लेम हमें ना करे, हम जो जिस संसार में रह रहे हैं वो एकदम फ्री संसार हो, वहां पे कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, ठीक है, वेयर द सोल इन इनहैबिटेंट, यानी कि कोई भी मुझे छेड़छाड़ नहीं करे, मेरी अपनी हैबिट हो, कहने का सेंस ये है, जैसे मैं रहना चाहूँ वैसे मैं रहूं, कोई मुझे छेड़े ना, मतलब एक अलग वर्ल्ड की कल्पना कर रही है अमांडा। क्योंकि फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट स्टेंजा में उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, सर झुका के मत बैठो, अपने नेल मत खाओ या काटो, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसको कमेंट करिए, तो अमांडा यहाँ करिए नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं ऐसी जगह पसंद करती हूँ जहाँ पे इस तरह की कोई कमेंट ना हो, जहाँ पे मैं फ्री रहूँ, बिल्कुल ही परी की समान रहूँ, जैसा चाहूँ वैसे करूँ। तो इस तरह से आप भी चाहते हो बेटा, चाहे आप बॉयज हो बेशक ही, लेकिन आप भी चाहते हो कि आपके ऊपर कोई कमांड ना हो, कोई आपको डांटे ना, कोई चीज मना ना करे, जो आप चाहते हो वैसा ही हो। तो ये आपके लिए भी है, सब आगे सबके लिए भी है। अगला पैसेज देखिए, अगले पैसेज में है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ये उसकी माँ कहती है कि क्या आपने होमवर्क कर लिया अमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी का मतलब साफ कर लिया, आपने अपने रूम को साफ कर लिया, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि आपने अपना शूज जरूर साफ कर लिया होगा अमांडा। यहाँ पे उसकी माँ ये चीजें कहती है कि बेटा आपने अपने होमवर्क किए अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या आपने अपने रूम जो है साफ किए, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने सोचा, मैंने कहा था आपसे कि अपना शूज जरूर साफ कर लेना अमांडा। तो ये एक तरह से अमांडा को निर्देश दे रही है उसकी माँ, ठीक है, एक पूछ रही है कर लिया कि नहीं किया। फिर यहाँ पे कहती है अमांडा, यहाँ पे सोचती है, इस जो पैसेज में ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ बेटा, ये अमांडा के थॉट है, अमांडा चाहती है क्या, वो ब्रैकेट में दिया हुआ, और जो ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ वो अमांडा की मदर है, वो कह रही है। तो अमांडा क्या चाहती है, आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ, यानी मैं जिस संसार में रहती हूँ, जिस दुनिया में मैं रहना चाहती हूँ उसमें अकेली रहना चाहती हूँ, और उसमें मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स वगैरह वहां पे नहीं है। रोमिंग इन द स्ट्रीट, मैं उस गली में रोमिंग कर रही हूँ, भ्रमण कर रही हूँ अकेली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट
विद माई हस्ट, मतलब जो सॉफ्ट डस्ट है उसमें क्या कर रही हूँ मैं, पैटर्न बना रही हूँ। कोई पैटर्न बनाना, कोई मना नहीं करने वाला कि डस्ट में मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो। तो कह रही है कि अमांडा मैं ऐसे समाज में, ऐसे संसार में रह रही हूँ कि जहां मैं सॉफ्ट डस्ट एक पैटर्न बना रही हूँ, फॉर माई हैस्ट, जो मेरी इच्छा है, एंड बेयर फीट, बेयर फीट मतलब बेयर यानी कि उसके पैर बिल्कुल नंगे हैं, पैरों में चप्पल जूते नहीं है। तो जिस तरह से रहना चाहती है वो रह रही है, ऐसा अमांडा सोचती है, कहती तो नहीं है, बस ऐसा सोचती है। द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस क्या है, शांत क्या है, एक गोल्ड है। द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम क्या है, स्वीट है। ठीक है, और इसको मैंने इसलिए कलर किया है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है। कौन बताएगा, मैंने पढ़ा दिया है आपको फिगर ऑफ स्पीच, अभी लास्ट डे मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने पढ़ाया था। कौन बच्चा बता रहा है यहाँ पे, बताइए जरा। तो तुषार, रोशन, प्रणव, बताइए बेटा। अभी मैंने बताया था फिगर ऑफ स्पीच। फरहान बताओ बेटा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, नहीं आ रहा है समझ में। हमने बताया था ना आपको मेटाफर, ये क्या है, मेटाफर, बताया था ना। मेटाफर, मेटाफर मतलब होता है, जैसे कि आप सिमली पढ़ते हो उसी के रूप में मेटाफर होता है, बस इसमें एज लाइक नहीं आया है। बाकी साइलेंस क्या है, गोल्डन के समान, यानी कंपेयर किया गया है। क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, जब कंपेयर किया जाता है किसी चीज में तो वो मेटाफर होता है या फिर सिमली होता है। सिमली तब होगा जब एज, लाइक जैसे वर्ड्स का यूज होगा। ठीक है, एज लाइक जैसे वर्ड्स का यूज होगा तब। तो बेटा समझ में आई है पैसे सभी को, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सभी को, यस सर। यस सर। सर बेटा। यस सर। फिर कह रहे हैं, अमांडा की मदर कह रही है डोंट ईट द दैट चॉकलेट, अमांडा चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेम्बर योर एंड्स, अमांडा आपको याद नहीं कि आपके मुंह में कितनी पिंपल्स निकले हुए हैं, पिंपल्स, एंड्स का मतलब होता है पिंपल्स बेटा, मैंने लिख रखे हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो इसकी मीनिंग यहाँ पे। ये रहा, a skin disease that uses affects young people. When you have ants you get lot of spots of your face, प्रायः युवावस्था में होने वाली त्वचा की एक बीमारी जिसमें मुहासे निकलते हैं उसे कहते हैं एंस। ठीक है, तो इस तरह से उसके मुंह में एंस निकले हुए हैं, तो उसकी माँ कहती है डोंट ईट योर चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि आपके मुंह में आपको पहले से पता है कि एंस निकले हुए हैं, यानी कि आपके मुहासे निकले हुए हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, विल यू प्लीज लुक मी, कह रहे हैं विल यू प्लीज, क्या करोगी, कृपया, लुक एट मी, मुझे देखो। आप मतलब वो जब उसकी माँ उससे कह रही है कि ऐसा मत करो, चॉकलेट मत खाओ, तो कह रही है कि मैं जो बोल रही हूँ मेरी तरफ देखोगी कि नहीं देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं बोलती हूँ तो मेरी तरफ देखा करो। अमांडा से करिए, अमांडा तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो, मेरी तरफ देखा करो, जब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करूं, समझाऊं, तो आप मेरी तरफ जरूर बोला करो, देखा करो। ठीक है, तो इस जो स्टेंजा है उसका मतलब यही है कि उसकी माँ कहती है डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेम्बर योर एंड्स अमांडा, आपके फेस पे एंड्स निकले हुए हैं यानी मुहासे निकले हुए हैं। और विल यू प्लीज टू लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरी तरफ देखा भी करो अमांडा, ऐसे उसकी माँ कह रही है। ठीक है बेटा, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे अमांडा अब कह रही है, अपने आप में कह रही है, अपने मन में सोच रही है, क्या करिए, आई एम रपेंजल। रपेंजल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक स्टोरी होती है, फेरी स्टोरी होती है। इसकी मीनिंग मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आप सब देख सकते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है रपेंजल इज अ जर्मन फेरी टेल, क्या लिखा ना, रपेंजल इज जर्मन फेरी टेल अबाउट अ यंग वुमेन नेम्ड रपेंजल
with the impossible long hair and who lives alone in a tower। यानी कि एक जर्मन लड़की है जो टावर में अकेले रहती है और उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है, उसी को रेपेंजल कहते हैं कि आई एम रेपेंजल। वो अपने आप को कह रही है कि आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट केयर, मैं अपने आप को ध्यान नहीं देती, मैं अपने आप को देखभाल नहीं करती, नॉट केयर। लाइफ इन टावर, यानी जिस टावर में मैं रहती हूँ उसमें मैं अपने आप की देखभाल नहीं करती हूँ क्योंकि मैं एक रेपेंजल हूँ। इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल भी शांत अवस्था, हाँ बिल्कुल शांत, मतलब इस टावर में बिल्कुल शांति रहती, कोई भी अस्त व्यस्त नहीं रहता। एंड रेयर, और कभी कभी करें आई विल सर्टेनली, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, ये मेरे जो ब्राइट हेयर है, लंबे लंबे बाल हैं, क्योंकि रेपेंजल के जो होते हैं वो लंबे लंबे बाल होते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको मीनिंग बताया रेपेंजल का, रेपेंजल एक क्या होता है, एक लड़की होती है, एक वुमेन होती है, ठीक है, जर्मन लड़की जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं और एक ऐसे टावर में रहती है जहाँ पे कोई नहीं रहता। तो वो कहती है कि मैं अपने इस बाल को नीचे नहीं लटकाना चाहती, लंबे बालों को, क्यों? क्योंकि कुछ लोग सर्टेनली, मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ उस बाल को पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं या कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं मुझे। तो यहाँ पे अमांडा कह रही, सोच रही है, मतलब कहना चाहती है, कहती नहीं है, कि उसके थॉट है यहाँ जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रही आई एम रेपेंजल, आई एम नॉट अ केयर, आई लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। कह रही है मैं रेपेंजल हूँ और जिस टावर में रहती हूँ बिल्कुल शांत टावर रहता है और मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं झुकाना इसलिए चाहती क्योंकि उस बालों को पकड़ के कोई चढ़ सकता है या उस बालों को कोई डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए मैं अपने बालों को नहीं लटकाती। अब बेटा देखो ये लास्ट पैसेज है, जो लास्ट स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा में यहाँ पे अमांडा कह रही है, ठीक है, अमांडा जो है एक तरह से कंप्लेन नहीं कर रही है। जैसे ये बातें तो नॉर्मली आपके घरों में होती है, हमारे घरों में होती है, हर सोसाइटी में होती है, हर समाज में होती है कि लड़कियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट अलग रूल होता है कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन यहाँ पे जो अमांडा है वो यही कहना चाहती है, उस सोसाइटी के ऊपर ब्लेम करती है कि समाज में ऐसी व्यवस्था क्यों है, समाज में ऐसे रूल क्यों है, ठीक है। कह रही है स्टॉप दैट सकलिंग, यानी कि ये जो चीजें हैं, यहाँ सकलिंग का मतलब मैंने लिखा हुआ है टू रिफ्यूज टू स्पीक और स्माइल, यानी कि मना करना, मुस्कुराने के लिए, रूठना, मनाना, ये सारी चीजें दिया हुआ है। गुस्सा, अपना गुस्सा जताने के लिए ना किसी से बोलना, ना मुस्कुराना, कोप करना या कुड़ना। ये अमांडा कह रही है कि इन सब चीजों को जिस समाज ने बनाया बहुत गलत बनाया है। स्टॉप द सकलिंग एट वंस, मतलब इसको एकदम से बंद कर दिया जाना चाहिए कि किसी को, जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं तो लोग, समाज क्या कहता है कि किसी को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए, जब कोई आपसे बात करे तो इसको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, मतलब आपको झुक के बैठना नहीं चाहिए, आपको जब कोई बात करे तो फेस आपका कैसा होना चाहिए, तो इस तरह से ये सब बंद होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सोसाइटी में, समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं। अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा यहाँ पे वो भी कह रही है कि हमेशा हमें कहते हैं कि मूडी, जो लास्ट सेंस है इन एड्रेसिंग तो अमांडा का है, लेकिन ये अमांडा के थॉट है बेटा। यू आर ऑलवेज सो मूडी एंड एनीवन हु थिंक्स दैट द आई नेग्ड एट यू, अमांडा, ठीक है। यहाँ आई का मतलब यहाँ पे अमांडा से रिलेटेड है, ठीक है। तो एनीवन, कोई भी वुड थिंक्स, कोई भी सोच सकता है, आई नेग्ड एट यू, मतलब तुम्हारे इन बेयर्ड पैरों के बारे में, नेग्ड आंखों के बारे में या पैरों के बारे में, जिसे यहाँ पीछे स्टेंजा में बताया गया है। तो ये इस पैसेज का, इस पोएम का जो मीनिंग है यही है बेटा कि अमांडा की मदर उसको कंप्लेन करती है तो उसको जो है वो रिप्लाई नहीं करती, फिर भी अपने आप को सोचती है, ठीक है। और इसके जो पोएट हैं वो है रॉबिन केलिन, रॉबिन केलिन। तो बेटा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सभी बच्चे बताइए, यस सर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा हम रॉबिन क्लेन के बारे में समझ देखते हैं, उनके बारे में भी मैंने थोड़ा सा पॉइंट बना रखा है। जो राइटर है आपके, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए बेटा हमने लिख रखा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? नो सर।
सर आ गया। सर। आ रहा होगा, देखिए ध्यान। यस सर आ गया। यस सर आ रहा है। रॉबिन कैलिन लिखा हुआ है। रॉबिन मैक जो है मॉक कैलिन, ये उनका पूरा नाम है बेटा। पूरा नाम याद कर लीजिए, यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है रॉबिन मैक मॉक कैलिन, ये पूरा नाम है। इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर है ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, ये जो बुक्स लिखते हैं वो बच्चों के लिए लिखते हैं, चिल्ड्रन के लिए। एंड सी वॉज बॉर्न, ये एक लड़की का नाम है रॉबिन कैलिन। सी वॉज बॉर्न ऑन 28 फरवरी 1936, ये 28 फरवरी को पैदा हुई थी इन कैम्प्सपे, और कैम्प्सपे में ये ऑस्ट्रेलिया के एक जगह का नाम है, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबोर्न, और उनका जो रेजिडेंस था वो मेलबोर्न में ही था। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेस है, वो वहीं पे वो रहते थे। ठीक है, तो ये आप रॉबिन कैलिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको कि ये जो ऑथर्स हैं ये इनके बारे में जानकारी यही है, ये ऑस्ट्रेलियन पोएट है बेटा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की एक पोएट है, और इनका जन्म कब हुआ था? 28 फरवरी 1936 को। समझ में आ रहा है बेटा सभी लोगों को? यस सर। हाँ, समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी आपको लिटरेचर की होनी चाहिए। फिर है समरी, समरी से थोड़ा सा हम देख लेते हैं समरी में क्या है। समरी में है द पोएम अमांडा इज अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड whose parents are forever nagging her about what to do and what not to do. The frequent interference makes her very unhappy. It seems as if she is not free to do anything that she wants to do. She wants freedom from all restriction. She dreams to lead a life of a mermaid in a languid emerald sea, with her being the only inhabitant there. She feels that an orphan has more freedom than her. She also wished to lead a calm and quiet life in a tower like a Rapunzel with nobody to disturb her. कहने का सेंस पूरे पोएम में यही है बेटा कि जो अमांडा है वो एक स्मॉल चाइल्ड है, उसके जो पेरेंट्स हैं हमेशा उसको पॉइंट आउट करते रहता कि ये नहीं करना है या ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं रहना है। तो वो चाहती है क्या? वो हमेशा अनहैप्पी रहती है और इंफीरियर, मतलब वो हमेशा डरी सी रहती है। सीम्स इफ शी नॉट फ्री, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं फ्री नहीं हूँ। एनीथिंग वांट टू डू, जैसे कुछ भी उनके ऊपर करना चाहती है तो लेकिन वो फ्री नहीं है अमांडा। आगे कह रहे हैं सी वांट्स फ्रीडम, वो चाहती है फ्रीडम यानी कि आजादी। ऑल रिस्ट्रिक्शन, सभी बाधाओं से मुक्त चाहती है। सी ड्रीम्स टू लीव टू लाइफ अ मरमेड एंड लिव, उसकी ड्रीम है, उसके स्वप्न कैसे हैं? वो एक मरमेड की तरह रहना चाहती है, यानी कि समुद्र में जो जल परी होती है उसकी तरह, कि बेरोक टोक समुद्र में घूमे टहले कहीं भी आए जाए। एंड हर बीइंग ओनली इनहैबिटेट्स, अपनी आजादी से रहे, अपनी आदतों पे, चाहे जो उसकी आदत हो हैबिट हो वो रहे उसके साथ ही। सी फील्स एन ऑर्फन, अरे जहाँ जिस समाज में मैं रहना चाहती हूँ उसमें मैं अनाथ हूँ, यानी मैं वो मेरा कोई नहीं है पेरेंट्स। एंड सी मोर फ्रीडम, जिससे मोर और ज्यादा आजादी मिले। सी आल्सो विश, उसकी इच्छा है क्या? टू लीड अ क्लेम एंड क्वाइट लाइफ इन अ टावर, जिस टावर में रहना चाहती हो बिल्कुल क्लेम हो, शांत हो, बिल्कुल भी लाइक रपेंजल, लाइक दैट रपेंजल विद नोबडी डिस्टर्ब, जैसे कि रपेंजल जो एक हमने बताया आपको जर्मन गर्ल्स के बारे में, उसकी तरह मैं रहना चाहती हूँ जहाँ की कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बेटा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पोएम। एवरीवन, सभी को समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, इस पोएम में हम एक बार और चलते हैं। पोएम में कुछ डिवाइसेस हैं उसके बारे में देखते हैं। पोएम में एक फिगर ऑफ स्पीच है, उस वहां हम आपको दिखाते हैं फिगर ऑफ स्पीच पहचानना। ठीक है, देखिए बेटा जहां पे ये लाइनें दी गई हैं, डिड यू फिनिश, डिड यू, अगर पोएम में ऐसे लाइंस
बार बार आए तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। जैसे हमने आपको सिमिली बताया, मेटाफर बताया, उसी तरह से एक होता है फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब होता है कि पोयम में जब कोई वर्ड बार बार आए, बार बार आए, उसे एनाफोरा। पोयम के स्टार्ट में आए या पोयम के बीच में आए, ठीक है, उसको एनाफोरा बोलते हैं। समझ में आया बेटा? जी सर। हाँ, जैसे कि स्टार्ट में दे रहे हैं डिड यू, तो यहाँ पे ये एनाफोरा है, ठीक है। और क्या चीज आ रहा है? बार बार देखिए अमांडा आ रहा है, बार बार सभी में क्या आ रहा है? अमांडा आ रहा है ना सब में। इसको क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच में इसको बोलते हैं रिपीटिशन। क्या बोलते हैं? रिपीटिशन। क्या बोलते हैं? यानी कि बार बार आना, उसको रिपीटिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिशन। हाँ हाँ। और यहाँ पे जो बेटा एक लाइन हमने यहाँ पे येलो मार्क कर रखी है, ये हमने पहले ही बता दिया आपको, ये क्या है? मेटाफर। क्या है? मेटाफर है। मेटाफर जैसे कि कंप्लेन किया जा रहा है, यानी कि किसी का कंप्लेन, क्यों कंप्लेन? कंपेयर, दो चीजों में कंपेयर। फ्रीडम क्या है? स्वीट है। फ्रीडम एक मिठाई के समान है, और साइलेंस क्या है? एक सोने के समान है। तो यहाँ कंपेयर किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है? और कोई फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई कई जगह आपको अलिट्रेशन मिलेगा। अलिट्रेशन और एसोनेंस हमने आपको पढ़ाया था उस दिन फिगर ऑफ स्पीच में, जहां पे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, आए, उसको क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन बोलते हैं। और जहां पे वॉवेल आए हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसोनेंस। एसोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको फिगर ऑफ स्पीच मिल सकते हैं। अगर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे यू आया, यहाँ पे आर डबल एम, यहाँ एक ही वॉवेल्स का रिपीटिशन हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे इस तरह से आप देखोगे तो एसोनेंस आएगा। और भी लाइन में देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सोनेंट के रिपीटिशन भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने चेक नहीं किया है, फिर भी मिल जाएंगे। एवरी पोएम में लगभग ऐसे ही मिल जाते हैं, अलिट्रेशन और एसोनेंस तो मिलते मिलते हैं, ठीक है बेटा। और पोएम में क्या आ सकता है? पोएम में आता है राइम स्कीम। राइम स्कीम, अगर हम इसको ए माने, इसको लास्ट में अमांडा को ए माने, टी को हम बी माने, फिर इसको माने ए, तो इस पैसेज का जो राइम स्कीम बनेगा तो ए बी ए। इस तरह से पहले पैसेज का जो है राइमिंग स्कीम ए बी ए बनेगा। इसमें माने सी तो इसमें ए, ठीक है। अब इसमें मी है लास्ट में, तो बी की जगह यहाँ हम सी देंगे। कुली का है तो यहाँ पे हम क्या देंगे? डी। तो इसका जो राइमिंग स्कीम बनेगा वो ए बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। यहाँ पे देखिए ए सी डी, ठीक है। इस तरह से इसका राइमिंग स्कीम बनेगा। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो राइमिंग स्कीम हमारा क्या बनेगा? चलिए बच्चा बताइए बेटा क्या बनेगा इसमें? अमांडा को हमने ए दिया था, फिर यहाँ भी हमने ए दिया था अमांडा को, और यहाँ लास्ट में है एस, तो यहाँ सी डी तक हो गया तो इसको हम ई देंगे, और फिर इसको अमांडा को हम क्या देंगे? ए। तो इस तरह से अगर हम एग्जामिनर पूछे किसकी राइमिंग स्कीम बताइए, तो आप राइमिंग स्कीम इस तरह से बनाएंगे ए ई ए, इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम होगी, ठीक है। ए बी सी डी में जैसे ई हमने दिया, क्योंकि हमने डी तक हम पीछे बना चुके थे, इसलिए हमने इसको ई दिया। लेकिन आपके मान लो एग्जाम में यही आए, केवल यही आए केवल, और कोई पैसेज ना आए, तो आप इसकी जगह पे बी दे सकते हो वहां पे, क्योंकि आपको और पैसेज और स्टेंजा नहीं है वहां पे। यहाँ पे पूरी पोएम है तो हम पूरी पोएम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। पूरी पोएम के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तब यहाँ पे ई आ जाएगा, ए ई ए। इसी में देखिए टी आया,
पीछे टी आया था कहीं? पीछे टी आया था कहीं? ये पीछे टी आया था तो हमने इसको दिया था क्या? बी दिया था टी को। स्ट्रेट में टी आया था ना, तो यहाँ स्ट्रेट में भी टी आया, तो इसके लास्ट में टी आया, तो इसको भी हमको बी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ देंगे इसका बी, बी, फिर यहाँ भी है बी, क्योंकि सब में लास्ट में पीट है, स्वीट है, स्ट्रीट है। ठीक है, तो इस तरह से हम देंगे। इसका हो जाएगा बी 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 बी, ये हो जाएगा राइमिंग स्कीम इस पैसेज का। फिर इस तरह से इसका ए, और यहाँ पे यू है, यहाँ पे हमने कहाँ तक दिया था? ई तक, इसको देंगे एफ, फिर ए, इस लास्ट वाले को ए देंगे। इसका राइमिंग स्कीम बन जाएगा ए एफ ए। इस तरह से बेटा हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया? Yes. सभी बच्चों को समझ में आया?